नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सिप्पी गोठवाल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का और अभिभावक गणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चे, हमने हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर की पहले 11 क्लासेस पढ़ ली है। आज हम अपनी क्लास नंबर 12 लेकर आए हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अपना है जो जो बैच अभी चल रहा है 25-26, उन बच्चों का एग्जाम है वो 9 जुलाई के बाद होने वाला है। अपने पास काफ़ी समय है, हम 20 सेट डाल देंगे। तब तक उस 20 सेट में से आपको तैयारी करनी है। ऑलमोस्ट एग्जाम इन 20 सेट में से आने वाला है। क्लियर? ये सारे क्वेश्चंस बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन डाले जा रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आज की क्लास की बात करें तो हमने 11 क्लासेस अपने HSI की पढ़ ली है। आज अपनी जो क्लास नंबर रहने वाली है वो रहने वाली है प्यारे बच्चों 12 नंबर। कितना नंबर रहने वाली है? 12 नंबर क्लास आज हम अपनी देखने वाले हैं। जो 12 नंबर क्लास हम अपनी देखेंगे बेटा, आज की क्लास में सारे क्वेश्चन अति आवश्यक है, बढ़िया क्वेश्चन है सारे। तो सारे बच्चों को उन बढ़िया क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देना है। 12 नंबर क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हम चलेंगे आगे। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अपना जिन बच्चों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा अपना चैनल सब्सक्राइब कर लें। वो बच्चा अपना चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये अपना चैनल है जिसका नाम है पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपकी एक क्लास बनाने के लिए हमें कई घंटों मेहनत करनी पड़ती है और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और विनती करता हूं कि आपने हमारी बहुत सारी क्लासेस पढ़ी है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें एक बहुत अच्छा मोटिवेशन देता है। प्यारे बच्चों, ये पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल अपना चैनल है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। महत्वपूर्ण जानकारी प्यारे बच्चों ये है कि अपना जो है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो बैच चला हुआ है, अगर कोई बच्चा अब जो पिछले साल एडमिशन लेने से वंचित रह गया था तो उस बच्चे को मैं बता देता हूं कि अभी 26-27 सेशन का एडमिशन चल चुका है। उस बच्चे को 26-27 सेशन के एडमिशन में ज्वाइन कर लेना है। बेटा, हम ये कोर्स करवाते हैं HSI का, और HSI का जो कोर्स करवाते हैं हम बेटा ये ITI से करवाते हैं। और ITI हमारी जो है वो NCVT से है। किससे है प्यारे बच्चों? NCVT से ये हमारी ITI है। तो जिस बच्चे ने ये कोर्स नहीं किया है वो बच्चा कोर्स के लिए हमें अपने दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है। अगर आप अपने भाई बंधु किसी को ये कोर्स करवाना चाहते हैं तो बेटा हम सबसे बेस्ट पूरे हरियाणा में HSI का बैच और फ्री में वो केवल और केवल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड करवा रहा है। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को कोर्स करना है वो मुझे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर लेना। एडमिशन अभी स्टार्ट है, जल्द से जल्द एडमिशन के लिए आप कॉल कर सकते हैं। ये आ चुका अपना डिस्प्ले पर अपना पहला क्वेश्चन। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते हुए जाना है बेटा। बेटा 4-5 क्वेश्चन मैंने एक जैसे ही लगाए हैं क्योंकि कंफ्यूजन में रहते हैं, तो कंफ्यूजन के क्वेश्चन को मैंने कंटिन्यू लगा दिए हैं। बेटा ये जो हमारा है फर्स्ट एड के क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ 4-5 क्वेश्चन। ये फर्स्ट एड के साथ हेल्थ से रिलेटेड है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में आते हैं। शरीर का जलना जो टॉपिक है ना, उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ये। तो जलने वाले क्वेश्चंस मैंने आपको डाले हैं। बेटा ध्यान से सुनना इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके डिस्प्ले पर है कि दोनों पैर जलने पर कितना प्रतिशत जलता है। देखो, हमारा शरीर कभी अगर आग की लपेट में आ जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो रिपोर्ट बनाता है तो उसमें उसको मेंशन करना पड़ता है कि भाई ये बंदा कितना जला हुआ है। तो जलने का तो ये नहीं वो चेस्ट या पार्ट लिखेगा। बेटा वो क्या करता है, वो एक परसेंटेज रेशियो लिखता है कि इस कैंडिडेट की बॉडी इतनी जली हुई है। वो परसेंटेज अलग अलग हिस्सों में बांटी गई है। हाथ जला है तो कितना परसेंट, मुंह जला है तो कितना परसेंट, चेस्ट जली है तो कितना परसेंट, लेग जले हैं तो कितना परसेंट। इसी प्रकार से 4-5 क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान से सुनना है। अगर आपके दोनों पैर जल गए हैं किसी आग में तो बेटा वो जो आता है वो 36% जला हुआ कहा जाता है। कितना परसेंट में आता है प्यारे बच्चों? वो 36% माना जाता है। अगर कोई जिसके दोनों पैर जल जाते हैं, दोनों पैर आग की लपेट में आ जाते हैं, तो उसको कहा जाता है कि वह कैंडिडेट 36% हिस्सा जला हुआ है। ठीक है, जो रिपोर्ट बनेगी उसमें 36% डॉक्टर को मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर प्यारे बच्चों? अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना डिस्प्ले पर आ चुका है कि चेस्ट का हिस्सा जलने पर कितना प्रतिशत जलता है। जो चेस्ट अगर जो है आग की लपेट में आ जाए तो उसको हम कितना परसेंट जला हुआ हिस्सा मानते हैं। ठीक है, डिस्प्ले पे सही दिख रहा है भाई? ब्लर तो नहीं हो रहा ना? नहीं, सही है।
ओके है, ठीक है, ओके। तो बेटा अगर अपनी बात की जाए कि चेस्ट का हिस्सा जल जल जाए, इधर थोड़ा सा इधर दिख रहा है ये, कोई नहीं, इसका देखते हैं। चलो बेटा ध्यान से सुनना, चेस्ट का हिस्सा जलने पर कितना परसेंट हिस्सा माना जाता है? अगर हमारी चेस्ट जल जाती है तो उसको 9% कैटेगरी में लिया जाता है। कितना परसेंट कैटेगरी में लिया जाता है प्यारे बच्चों? तो उसको 9% कैटेगरी में माना जाता है। मैंने बताया ये चीजें याद करना भाई, ये चीज ध्यान करना कि दोनों पैर जलते हैं तो 18% हिस्सा आता है। बेटा चेस्ट जलती है तो 9% हिस्से में जलना माना जाता है बॉडी का। जो डॉक्टर रिपोर्ट बनाते हैं, अगर आप HSI हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर लग जाते हैं, मैं आपको, हमें अगर ये रिपोर्ट बनानी पड़ जाए तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। मुंह और चेहरा जलने पर कितना प्रतिशत जला माना जाता है? बेटा ध्यान से सुन लेना, अगर हमारा मुंह और चेहरा अगर जल जाता है तो कितना परसेंट हिस्से में आता है? मुंह और चेहरा भी हमारी बॉडी के 9% हिस्से में माना जाता है कि 9% हिस्सा इसका जला हुआ है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं, तीनों क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना भाई। अगर बात करें मुंह और चेहरे की 9% में आएगा, अगर बात करें चेस्ट की तो भी 9% में आएगा, अगर बात करें दोनों पैर जलने की तो बेटा कितने में आएगा? 36% में। पैर का हिस्सा थोड़ा ज्यादा माना जाता है भाई। अगर बात करें एक हाथ जलने की बात की जाए, कितने भाई? एक हाथ जलने की बात की जाए, अगर किसी इंसान का आग की लपेट में आने से एक हाथ जल जाता है तो प्यारे बच्चों वो 9% हिस्सा जलने में माना जाता है। कितना परसेंट हिस्सा भाई? 9%। ये 4-5 क्वेश्चन है, हर बार कंफ्यूजन रहता है, अलग अलग सेट में डालते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीछे भाई कितना बताया था, अब ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, फिर पेज पलट के देखना पड़ता है। तो चारों पांचों क्वेश्चन को एक साथ मैंने लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया कि दोनों हाथ जलने पर कितना प्रतिशत हिस्सा? देखो भाई, अगर आपका एक हाथ जला है तो 9% में आएगा, अगर आपके दो हाथ जले हैं, दोनों हाथ जले हैं, तो आप 18% हिस्से में आते हैं। कितने परसेंट हिस्से में आते हैं प्यारे बच्चों? 18% हिस्से जला हुआ माना जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान से सुन लेना है, इन पर काम करना है, इनको लिखना है, याद करना है। अच्छा ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हार्ड क्वेश्चन है तो उनके आंसर के साथ मैंने उनके आंसर के बारे में भी कुछ जानकारियां लिखी है तो वो भी हम पढ़ेंगे। एक पैर जलने पर कितना परसेंट हिस्सा? देखो दोनों पैर जले थे तो 36%, एक पैर जला है तो कॉमन सी बात है कि वह इंसान माना जाएगा कि 18% हिस्से में जलने में माना गया है। जब रिपोर्ट बनेगी तो ये परसेंटेज मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन थे ऐसे, इनको नोट कर लेना बेटा। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7, स्वादन और चबाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? हम चबा चबा करके जब खाने का स्वाद लेते हैं, चबा चबा करके जब खाने का स्वाद लेते हैं तो प्यारे बच्चों उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाएगा। बेटा स्वादन, स्वादन मतलब स्वाद, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट। और जो चबाने की जो प्रक्रिया है ना उसको बोला जाता है चरवण। क्या बोला जाता है भाई? चरवण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चरवण। चरवण का मतलब भी जब बात करें तो चबाना ही होता है। क्या होता है बेटा? चबाना। देखो यहां पर मैंने लिखा भी है कि चबाने और लेने की क्रिया को चवरण, और ओब्लिक में मैंने लगवाया है चबाना। चबाना कहा जाता है। चवरण द्वारा भोजन के छोटे छोटे टुकड़े, चबाने से भाई क्या होते हैं? भोजन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो पचाने के लिए तैयार किया जाता है। जितना हम ज्यादा भोजन को पचाएंगे, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में कभी बैठ कर के देखना, वो हमेशा यही कहते हैं कि खाने को जल्दबाजी में मत खाया करो, थोड़ा थोड़ा चबा के, मतलब जितना हो सके उतना मैक्सिमम चबाओ और धीरे धीरे खाने को खाओ। जितना चबा करके खाना खाते हो पाचन क्रिया उतनी अच्छी होती है, पाचन में वो हमें बहुत हेल्प करता है। तो प्यारे बच्चों यही तो बोल रहा है कि जो चवरण विधि है या चबाने की जो विधि है उससे छोटे छोटे टुकड़े करके उसे पचाने के लिए तैयार किया जाता है। चबाने का कार्य मोलर तथा, देखो चबाने का कार्य मोलर, ये नोट कर लेना भाई, चबाने का कार्य मोलर तथा प्रीमोलर दांतों द्वारा किया जाता है। चबाने का कार्य कौन से दांतों के द्वारा होता है? मोलर और प्रीमोलर के द्वारा किया जाता है। अच्छा इसके बाद क्या 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 लिखा है कि पाचन,
यह वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को छोटे छोटे पोषक तत्वों में तोड़ा जाता है। पाचन का मतलब क्या है? पाचन अंदर शरीर जो सॉरी अपना जो भोजन हम खाते हैं अंदर जो पचता है, पचने का मतलब क्या होता है? हमारा भोजन अंदर जाकर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है, उसी को हम पाचन कहते हैं। यह प्रक्रिया मुंह से शुरू होती है और पेट व आंतों तक पूरी होती है। पाचन की प्रक्रिया मुंह से स्टार्ट होकर के और कहाँ तक होती है बेटा? पेट व आंतों तक पूरी होती है। अवशोषण, यह अवशोषण के बारे में लिखा है। इस प्रक्रिया में भोजन के पाचन के बाद उसके पोषक तत्वों रक्त तथा लिम्फ्स द्वारा अवशोषित होते हैं। श्रावण, ये कुछ इसके साथ एक्स्ट्रा लगा दिया है, ठीक है। इस प्रक्रिया में शरीर को विभिन्न ग्रंथियां अपने पदार्थों व रसायनों को स्रावित करती है। बेटा इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, ये आपके काम आएगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था उस क्वेश्चन का जो हमने आंसर दिया है उस आंसर की डिटेल ये रहने वाली है, इसका लॉजिक ये बनता है, तो ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन खाने में प्रोटीन की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा करो भाई। क्या बोला कि एक रसायन का नाम बताना है और वो रसायन क्या काम करता है? जो खाने में जो प्रोटीन होती है ना, खाने में जो प्रोटीन होती है, खाने में क्या होती है बच्चे? जो प्रोटीन होती है उसकी जांच करने के लिए एक रसायन यूज में लिया जाता है। उस रसायन का नाम हमसे पूछा गया है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं कमेंट सेक्शन में आपकी एक राय लेना चाहता हूं, ठीक है। या तो आप कमेंट सेक्शन में राय दें, कमेंट में नहीं ना तो बेटा मैं आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर रहा हूं, ध्यान से सुना, बहुत काम की चीज करने जा रहा हूं भाई। अपना एक व्हाट्सएप नंबर है जो एचएसआई की बच्चे तैयारी करते हैं। लड़कियों का अलग ग्रुप बना रखा है मैंने, लड़कों का अलग ग्रुप बना रखा है। तो जो बच्चे एचएसआई के इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं 9485525272, बेटा ये जो नंबर दिया है ये अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दोनों है। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात बेटा ध्यान से सुनना कि मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप एचएसआई की तैयारी करते हैं तो इस नंबर पे है ना आपको इस ग्रुप में जुड़ जाना है। बॉयज का अलग ग्रुप है, गर्ल्स का अलग ग्रुप है। मैसेज जब आप छोड़ते हो तो एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि आपको उसमें आपका नाम और आपका एड्रेस और आप मेल है या फीमेल ये जरूर लिख दिया करो। कई कॉमन नाम होते हैं तो मुझे परेशानी होती है कि इसको मेल वाले ग्रुप में डालूं या फीमेल वाले ग्रुप में डालूं, ठीक है। ऐसा एक दो बार हुआ कि सोनू नाम का मैसेज आया, प्रीतम नाम से आए, लड़कियों के नाम थे, मैंने उनको बॉयज ग्रुप में ऐड कर दिया क्योंकि उन्होंने अपना जेंडर नहीं बताया था उसमें। तो ध्यान रखना, नाम, एड्रेस और साथ में आपको बताना है मेल या फीमेल। आप मेरे पास मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन खाने के प्रोटीन की जांच के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो बेटा इस रसायन का नाम है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन क्या करता है? ये वो रसायन है जो खाने में प्रोटीन के बारे में बताता है कितना प्रोटीन है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कॉपर सल्फेट। बेटा ये मैं बता देता हूँ व्हाट्सएप पे, अच्छा डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा पूरा? 9485525272 सही दिख रहा है। ओके प्यारे बच्चे, तो इसको आप नंबर पे व्हाट्सअप कर देना भाई। अच्छा ये लिख दिया मैंने, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच के लिए कॉपर सल्फेट, ये देखो भाई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करके, प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करता है भाई। ये प्रोटीन के साथ अभिक्रिया करके नीले रंग का परिवर्तन लाता है। नीले रंग का क्या लाता है? एक परिवर्तन लाता है। जैसे ही अभिक्रिया होगी तो बेटा ये एक नीला रंग का परिवर्तन लेके आएगा जिससे, अच्छा इस टेस्ट को जो हम टेस्ट करते हैं प्रोटीन के साथ, हम ये जब ये क्या बोलते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालते हैं उसमें, तो बेटा ये अभिक्रिया करता है ना, तो उस अभिक्रिया को या उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोरेट टेस्ट। क्या कहा जाता है? बायोरेट टेस्ट। क्वेश्चन अलग तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछेगा कि प्रोटीन की जांच के लिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाना कौन सा टेस्ट कहलाता है? तो आप कहेंगे बायोरेट टेस्ट कहलाता है। क्वेश्चन को याद कर लेना भाई, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा ये आ गया भाई एक मेन चीज आपके लिए, ये आपके लिए एक डिस्प्ले पर मैंने एक चीज लगाई कि ड्राफ्टमैन सिविल। प्यारे बच्चों, अभी आईटीआई के एडमिशन चले हुए हैं।
जिन बच्चों को आईटीआई में एडमिशन लेना है, तो आईटीआई की कुछ ट्रेड ऐसी है जो बहुत महत्वपूर्ण ट्रेड है। अगर आप वो ट्रेड कर लेते हो तो गवर्नमेंट जॉब में लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने जो डिस्प्ले पर लगाई है ये एक ट्रेड होती है आईटीआई की, जो 2 साल की होती है, जो आज के दिन बहुत ज़्यादा डिमांड है। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। देखिएगा, नाम है ड्राफ्ट्समैन सिविल। ये क्या होते हैं? जो नक्शा नवीश होते हैं ना, जो बिल्डिंग बनती है उनका नक्शा नवीश होते हैं, या बिल्डिंगों का मैपिंग, या बिल्डिंगों का जो है ना, पहले क्या होता है, मान लीजिएगा आप कोई स्कूल या जो है कॉलेज बन रहा है, या कोई कोर्ट बन रहा है, या कुछ भी बन रहा है, या कोई सेक्टर कट रहा है, तो उसमें क्या क्या होता है कि कुछ मापदंड होते हैं, जैसे बिल्डिंग की हाइट को लेकर के तो इन सभी की एफिलिएशन या इन पे सभी पे सिग्नेचर करता है वो कौन करता है? ड्राफ्टमैन सिविल करता है। अच्छा, आजकल जब कोई मकान बनाता है तो उसका अपन कहते हैं ना भाई नक्शा बनवा कर लाए हैं, वो काम भी किस में आता है? ड्राफ्टमैन में। तो बेटा ये बहुत अच्छी ट्रेड है ये आईटीआई की, अभी एडमिशन चले हुए हैं। अगर कोई बच्चा ड्राफ्टमैन सिविल अगर कोर्स करना चाहता है तो वो बच्चा जल्दी से जल्दी प्रवेश ले सकता है। ये हमारे जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं 9485525272 पर मुझे कॉल कर लेना। बहुत अच्छी ट्रेड है आईटीआई की, बेहतरीन ट्रेड है। प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा है इस ट्रेड में, ठीक है? तो बेटा गवर्नमेंट में तो है ही है, लेकिन प्राइवेट में भी बहुत अच्छा है ये आपके लिए। ये ड्राफ्टमैन सिविल के एडमिशन अभी स्टार्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में निम्न प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में प्रोटीन का नाम हमसे पूछा गया है कि सोयाबीन में, ये तो सुना है प्रोटीन होते हैं, लेकिन कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोटीन भी तो बहुत सारे रहते हैं ना प्यारे बच्चों। तो सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन का नाम हमसे ये पूछना चाह रहा है, तो इसको क्लिक कर लेना। इसका नाम है ग्लाइसिलिन। क्या नाम है बेटा? ग्लाइसिनिन। ग्लाइसिनिन प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेटा इसको नोट कर लेना। नोट कर लो, शाबाश प्यारे बच्चों, नोट कर लो। हाँ, ये लिखा है मैंने। सोयाबीन मुख्यतः दलहनी फसल है। सोयाबीन कौन सी फसल है? दलहनी फसल है। सोयाबीन को शाकाहारी, सोयाबीन को क्या बोला है भाई? शाकाहारियों का मांस भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पढ़ाया भी है कि शाकाहारियों का मांस किसे कहा जाता है, तो शाकाहारियों का जो मांस होता है उसे किसे कहा जाता है? सोयाबीन। क्योंकि क्वेश्चन भी बनता है, याद रखना कि शाकाहारियों का मांस किसे कहा जाता है, तो सोयाबीन भर देना भाई, क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। इसका वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है, ये भी याद कर लेना भाई, ये महत्वपूर्ण चीज है कि भाई इसका वैज्ञानिक नाम, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप बोलेंगे ग्लाइसिन मैक्स है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और वसा होते हैं। ग्लाइसिन तथा ये क्या लिखा भाई? कोलिनसिलिन मिलकर सोयाबीन के बीज में कुल प्रोटीन का लगभग 70% हिस्सा बनाते हैं भाई। कितना परसेंट हिस्सा बनाते हैं? 70% हिस्सा बनाते हैं। सोयाबीन में पाए जाने वाले प्रोटीन मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने में सहायता करते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, हाथ धोने का सही क्रम क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले मेरे माइंड में एक चीज आई थी थोड़ी देर पहले। मैं वो ना ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर तो बता दिया, लेकिन मैं भूल गया, एक बात बताना था, मैं उस टाइम माइंड से निकल गई। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताएंगे, और कोशिश करना, कमेंट्स में इतने सारे आते हैं भाई, कई हजारों लाखों में आते हैं, नहीं समझ पाते, नहीं देख पाते हर कमेंट्स को। तो आप मुझे, मेरे पास पर्सनली मैं आपसे एक राय जानना चाह रहा हूँ, एक सजेशन लेना चाह रहा हूँ। मैं सजेशन ये ले रहा था कि हमारी आज 12 क्लास कंप्लीट हो जाएंगी। मैं सोच रहा था कि अब 12 क्लास के बाद और क्लास से न दे करके हम एक बहुत बड़ी मैराथन क्लास आपको दे दें। मैराथन क्लास में क्या करें, हम लगभग पिछले जो है पिछले सालों के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ला करके दो। 500 के आसपास क्वेश्चन वो रहे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं जो बार बार रिपीट हुए, वो सारे क्वेश्चंस की मैं एक मैराथन क्लासेस लाना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चीज से एग्री है, आप अगर चाहते हो कि सर एक एक क्लास ही पढ़ाए, तो मैं एक एक क्लास पढ़ा दूंगा। आप चाहते हो कि सर आप एक बहुत बड़ी मैराथन ले आओ और बाकी सिलेबस को उस मैराथन में ही कवर कर दो, क्योंकि अभी धीरे धीरे करके क्या है बच्चे कि हमारी आईटीआई में एडमिशन चले हुए हैं, और बेटा मैं 2 महीना इतना बिजी हो जाऊंगा, बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण मैं आपको प्रॉपर क्लास न दे पाऊँ, और एग्जाम का भी आपका टाइम आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चीज़ से एग्री है कि सर मैराथन लेके आओ या एक एक क्लास कराओ, तो आपको क्या करना है, मेरे नंबर पे 94 85 52 52
72 पर मैसेज कर देना है। मैराथन मेरे को लग रहा है ज्यादा बेस्ट रहेगी। कमेंट सेक्शन में बताना मैराथन लेके आ रहे हैं, या फिर आपको कमेंट सेक्शन के बजाय कोशिश करना व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चाहिए। क्वेश्चन था हाथ धोने का सही क्रम क्या है। तो हाथ हमेशा कैसे धोए जाते हैं याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना, हथेली पे पानी, या पानी वानी तो लगता ही है, हाथ धोने का मतलब क्या था, पानी डालना। सबसे पहले हम हथेलियों को मसलते हैं, उसके बाद हाथ के पीछे के हिस्सों को ऐसे धोते हैं, है ना, और उसके बाद फिर हम अपने कलाई को ऐसे मसलेंगे। दिख रहा है ना सबको। देखो सबसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और बेटा तीसरा स्टेप हमारी ये दोनों जो कलाई है, इन कलाइयों को धोने का होता है। याद रखना ये बातें, ठीक है। तो हाथ धोने की जो सही विधि है वो विधि होती है बेटा क्या, हथेली धो, हाथ के पीछे का हिस्सा धोना है, और उसके बाद क्या धोनी है, कलाई को धोना है। स्वच्छता से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं HSI में, स्वच्छता से रिलेटेड क्वेश्चन है अपना। यहाँ पर मैंने कुछ लगा भी दिया है, चलो देख लेते हैं। हाथ धोने का क्रम निम्नलिखित होता है। क्या, अपने हाथों को गिल्ला करे, भाई गिल्ला तो करना ही पड़ेगा, हाथ धोने का मतलब तो यही होता है। और पर्यावरण, अच्छा पर्याप्त साबुन लगाएं, साबुन भी पर्याप्त लगाएं। अपनी हथेलियों को को एक साथ रगड़ें। सबसे पहला काम हथेलियों को रगड़ना है, प्रत्येक हाथ के पीछे रगड़े, हाथ के पीछे रगड़ना है। अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए अपने दोनों हाथों के बीच में कुछ रह गया, अपनी, अच्छा ये कह रहा है इंटरलॉक करना है, अपनी उंगलियों को इंटरलॉक करके दोनों हाथों को अच्छे से मसलना है, ये मतलब ये था। ठीक है, अपनी उंगलियों के पीछे रगड़े, उंगलियों के पीछे भी रगड़ना है। ठीक है, ये चीजें हैं हाथ धोने के बेस्ट तरीके में आती हैं, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। किसी को सिखाओ तो उनको बता देना। अच्छा बेटा देखो, ये 3-4 मैं बता रहा हूँ, ITI का एडमिशन चले हमारे पास बेटा 5 प्रकार की ट्रेड है, ध्यान से सुनना। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर 1 साल का कोर्स होता है, फायरमैन भी 1 साल का कोर्स होता है, फायर के एडमिशन पे भी चले हुए। अगर फायर का डिप्लोमा और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा करना है तो याद रखना ITI की ट्रेड से ही करना। बाहर के जो इंस्टीट्यूटों से बच्चे कर रहे हैं आप इनके चक्कर में मत पड़ो, सबसे बेस्ट है, सबसे बढ़िया रहेगा। HSI हो चाहे कोई भी ट्रेड हो, ITI से कर लो। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के बाद मैं बता रहा हूँ, फायरमैन का भी अभी एडमिशन चले हुए हैं। फायर एंड सेफ्टी का होता है, ये 1 साल का होता है। ट्रेड का नाम है फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी ऑपरेशन बोल दो या ट्रेड बोल दो। ठीक है बेटा, ये 1 साल का कोर्स होता है। 26-27 सेशन के एडमिशन स्टार्ट है। सबसे सस्ती फीस में अगर आपको ये कोर्स करना है तो हमारे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल करना, जो मेरे नंबर में बार बार व्हाट्सएप के लिए बता रहा हूँ, 9485525272 पर कॉल कर लेना है प्यारे बच्चे। ठीक है, ये अच्छा ट्रेड है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अच्छा ये एक मेन चीज आ गई भाई, योगा PGDYT। योगा PGDYT बहुत बेहतरीन चीज है, स्किप मत करना, ध्यान से सुनना भाई। बेटा अगर कोई बच्चा योगा में सीधा PG करना चाहता है, PGDYT इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा थेरेपिस्ट। बेटा ये आफ्टर ग्रेजुएशन होती है, ये आफ्टर क्या होती है बेटा, ग्रेजुएशन होती है। अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर ली है तो अच्छी बात क्या है कि अभी जो जो है ना बेटा, इसके सितंबर के आसपास, अगस्त सितंबर के आसपास इसके पेपर होंगे। और जिस बच्चे को अगस्त सितंबर में पेपर में बैठना है उस बच्चे का पूरा 1 साल का योगा का कोर्स हो जाएगा। तो योगा कोर्स के लिए अगर मैं बात करूं, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, अच्छा कोर्स है। 25-26 सेशन के ही अभी एडमिशन जो चल रहे हैं, वो 26 के अभी जो है अगस्त सितंबर के आसपास आपका पेपर लगेगा। अभी अगर आपको एडमिशन लेना तो सबसे सस्ती फीस में 1 साल के कोर्स में आप ये एडमिशन ले सकते हैं। ये आफ्टर ग्रेजुएशन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, चलिएगा। और सारी चीजें मैंने इस पे लिख ली है, स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लेना जो कुछ पढ़ना है। तो पानी के उबालने में इसके सभी जीवाणु मर जाते हैं शिवाय। जब पानी को उबालते हैं, पानी कहते हैं ना उबाल के पिया करो, तो पानी उबाल के पीने में क्या होता है कि सारे जीवाणु मर जाते हैं, लेकिन कुछ एक चीज ऐसी होती है जो नहीं मरती है, तो बेटा उसका नाम है स्पोर्स। क्या है बेटा, स्पोर्स। चलो इसकी थोड़ी जानकारी देखते हैं। पानी के उबालने से अधिकांश जीवाणु मर जाते हैं लेकिन स्पोर्स नहीं। स्पोर्स एक प्रकार के बैक्टीरिया, ये ध्यान से सुनना, क्या है स्पोर्स। स्पोर्स एक प्रकार के बैक्टीरिया और फंगस द्वारा बनाई गई, किससे भाई, बैक्टीरिया और फंगस द्वारा बनाई गई निष्क्रिय संरचनाएं होती है। अगर आपसे ये पूछ ले स्पोर्स किससे बना होता है तो आप क्या कहेंगे कि स्पोर्स बैक्टीरिया और फंगस से बना होता है। ठीक है, ये संरचनाएं अत्यंत कठोर होती है और प्रतिकूल परिस्थितियों में जैसे कि उच्च ताप और विकिरण और रसायनों का सामना कर सकती है। नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, महत्वपूर्ण बात थी भाई आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है भाई, नेक्स्ट, नसों का जहर किसे, क्या लिखा रे, नसों का जहर किस कीटनाशी को कहा जाता है। नसों का जहर, नसों का जहर किस कीटनाशी को कहा जाता है। अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है, शाबाश बेटा। ये आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हैं। क्या लिखा है भाई, कार्बामेट्स लिखा है, पेरिस ग्रीन लिखा है, पाइथेरम लिखा है, मिल्क ब्रोमाइड लिखा है। देखिएगा भाई, मिथिल है,
इथिल ब्रोमाइड। ठीक है बेटा, जो नसों का जहर कहा जाता है वो पाइरेथ्रम को कहा जाता है। पाइरेथ्रम नसों का जहर कहलाता है। डिटेल्स देखते हैं। पाइरेथ्रम को पाइजिन ऑफ वेन्स, पाइजिन ऑफ वेन्स, पॉइजन ऑफ वेन्स, वेन्स मतलब भाई आपको पता है ना, वेन होती है हमारी जो, पाइजिन ऑफ वेन्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक शक्तिशाली कीटनाशक है, जो शक्तिशाली कीटनाशक है जो कीटों के तांत्रिक तंत्र को प्रभावित करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। पाइथेरम का प्रयोग कीट नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई बच्चे। ठीक है, हम मैराथन क्लास लेके आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैराथन क्लास के लिए आपको ध्यान से सुनते जाना, देखते जाना। मैराथन क्लास आपका ज्यादा बेनिफिट करेगी। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। हाँ तो थोड़ा चेहरा क्लीन होगा, लाइट का थोड़ा सा ना जो है एंगल बदल दिया हमने। चलो, सतन के पहले दूध का नाम क्या है? जब माता बच्चे को जन्म देती है तो उसका सतन का जो पहला दूध बच्चे को पिलाया जाता है, उस दूध का नाम हमसे पूछा गया है। उस दूध का नाम जो होता है बेटा कोलेस्ट्रोम होता है। क्या नाम होता है भाई? कोलेस्ट्रोम उसका नाम रहता है। कोलेस्ट्रोम की अगर थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूं तो देखते हैं। देखो, सतन के पहले दूध का नाम कोलेस्ट्रोम, क्या नाम बताया? कोलेस्ट्रोम होता है, जिसे डॉक्टर बच्चे के जन्म के तुरंत बाद ही स्तनपान की सलाह देते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, सुना होगा भाई, उसको बच्चा हुआ तुरंत उसको दूध पिलाया जाता है। कोलेस्ट्रोम गाढ़ा क्या होता है बेटा? बहुत गाढ़ा रहता है, चिपचिपा रहता है और उसको पीले रंग का होता है। कोलेस्ट्रोम के कैसा रहता है? पीले रंग का होता है। इसमें वसा की मात्रा कम होती है, फैट क्या रहती है? बहुत कम रहती है। फैट तो शरीर पर बहुत नुकसान भी पहुंचाती है ना, जबकि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और एंटीबॉडी की मात्रा, ये मेन चीज है भाई, एंटीबॉडी की मात्रा अधिक होती है। या बच्चे की इम्यूनिटी, क्योंकि एंटीबॉडी है तो क्या बनेगी भाई? इम्यूनिटी बनेगी। इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। या धीरे धीरे प्रसव के कुछ दिनों बाद परिपक्व दूध में बदल जाता है। प्रसव के कुछ दिन बाद धीरे धीरे करके अपने दूध में बदल जाता है, नॉर्मल दूध हो जाता है बाद में ये। अच्छा, इलेक्ट्रीशियन, ये भी बेटा 2 साल की ट्रेड है, अभी एडमिशन चले हुए हैं। जिस बच्चे को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और सबसे कम फीस में करनी है, अच्छी ट्रेड है भाई, नौकरी के लिए सबसे बेहतरीन ट्रेड मानता हूं मैं फायर को, और हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर को, और इलेक्ट्रिशियन को। और बेटा एक हमारे मैकेनिक का, वो भी अच्छी ट्रेड है। फिटर भी अच्छी ट्रेड है। तो प्यारे बच्चों, ये अच्छी ट्रेड है। इलेक्ट्रिशियन 2 साल का कोर्स होता है। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है वो हमारी ITI में एडमिशन ले सकता है, हमें कॉल और मैसेज कर सकता है। नेक्स्ट आता है प्यारे बच्चों, प्रसव के बाद प्रसवोत्तर, प्रसवोत्तर अवधि को कहा जाता है। प्रसव के बाद बेटा एक अवधि आती है, प्रसवोत्तर अवधि बोला जाता है। वो कितने दिन तक चलती है? तो बेटा उसको बोला गया पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह, 4 सप्ताह। अच्छा चलो देखिएगा बेटा, ये 6 सप्ताह इसका आंसर आने वाला है। प्रसवोत्तर जो अवधि होती है वो 6 सप्ताह तक मानी जाती है। देखो इसकी भी थोड़ी डिटेल लिखी हमने। प्रसवोत्तर अवधि बच्चे के जन्म के बाद वह अवधि होती है, उस अवधि को कहते हैं, और इसे जन्म के बाद से पहले 6 हफ्तों तक माना जाता है। ये सुन लेना भाई, जन्म के बाद के जो पहले 6 हफ्ते होते हैं उसको प्रसवोत्तर विधि कहा जाता है। हालांकि यह तब तक चलती है जब तक कि शरीर गर्भावस्था से पहले की स्थिति में वापस ना आ जाए। माना जाता है 6 महीने, लेकिन इसका प्रोसेस क्या होता है, कई बार लेट तक चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काली मिर्च में मिलावट के लिए क्या मिलाया जाता है? अच्छा अच्छा, काली मिर्च जो होती है उसमें मिलावट के लिए एक ऐसी चीज मिलाई जाती है जिससे हमें पता नहीं चलता, देखने में भी वैसी होती है और वो थोड़ा टेस्ट में भी थोड़ा सा वैसा होता है। उसका नाम है पपीते के बीज। क्या नाम है प्यारे बच्चों? पपीते के बीज जो है काली मिर्च में मिलाए जाते हैं। तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 16 नंबर। वेल रोग के संपर्क में आने से फैलता है। वेल रोग किसके संपर्क में आने से फैलता है? जो बच्चा अपने व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है वो बच्चा 94855272 पर मैसेज कर दे भाई, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है। मैं पहले बता देता हूँ, सारी क्लासेज उसमें डालता हूँ मैं, सारे कंटेंट उसमें आते रहते हैं, और कोशिश करेंगे कुछ अगर कंटेंट हमें मिला तो हम आपको PDF फॉर्म में भी प्रोवाइड करवा देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, संक्रमित व्यक्ति को, क्वेश्चन नहीं बताया क्या? ये क्वेश्चन तो बताया नहीं। वेल रोग के संपर्क में आने से फैलता है, तो वेल रोग जो चूहा होता है ना बेटा, एक वेल रोग होता है चूहों के अंदर। अगर वो संक्रमित चूहा है वेल रोग से, अगर चूहे को वेल रोग हो रखा है और चूहे को वेल रोग हो गया तो वो मानव में फैल सकता है। और किस माध्यम से फैलता है मैं बता देता हूं। अगर चूहे के मूत्र के संपर्क में अगर हम आ जाते हैं,
चूहे के मूत्र के संपर्क में अगर हम आ जाते हैं तो ये वेल रोग हमें हो सकता है। याद रखना, वेल रोग किससे संबंधित है बेटा? चूहे से संबंधित है, और चूहे का मूत्र अगर आदमी के टच में आ जाता है तो ये वेल रोग फैला देता है। संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से पृथक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेरी गुड, कोरोना में बहुत देखी थी ये चीज भाई हमने, कोरोना में। किसमें भाई? कोरोना में। ये कह रहा है कि कोई किसी बीमारी से संक्रमित व्यक्ति है और उसको स्वस्थ व्यक्ति से पृथक, पृथक मतलब आपको पता ही होगा, पृथक मतलब क्या होता है? अलग रखना। क्या होता है भाई? अलग रखने के लिए प्रक्रिया को कहा जाता है। तो बेटा आपको पता है आइसोलेशन कहा जाता है। आपने सुना होगा ना भाई, उसको आइसोलेशन वार्ड में रख रखा, आइसोलेशन वार्ड में भेज दो, उसको कोरोना हो गया है ना। तो बेटा संक्रमित रोग व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखने के लिए आइसोलेशन का सहयोग लिया जाता है, आइसोलेशन विधि बोली जाती है उसको। अच्छा, ये क्या लिख दिया भाई? रोडेंटिसाइड, रोडेंटिसाइड मार सकता है, रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड एक बेटा कीटनाशक का नाम है, और ये वो कीटनाशक होता है जो क्या करता है, जो चूहा, गिलहरी, वुडचैक्स, ये जो है ना छोटे छोटे जीव रहते हैं, इन सभी जीवों को क्या कर सकता है? वो मार सकता है। तो इसका आंसर आएगा डी, ऑल ऑफ अबव। बेटा क्या है? रोडेंटिसाइड एक प्रकार का कीटनाशक होता है जो चूहों, गिलहरी और अन्य कृंतकों को मारने में सहायता करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा तापमान नब्ज और श्वसन क्रिया को कहा जाता है। तापमान नब्ज और श्वसन क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बेटा तापमान नब्ज और श्वसन क्रिया को क्या कहा जाता है? इससे पहले एक बात और मुझे याद आ गई। प्यारे बच्चों, मेरी किसी से अभी बात चल रही है, एक बहुत बेहतरीन हरियाणा जीके का टीचर है। मेरा मानना ये है कि भाई उस टीचर की अपने YouTube चैनल पे फ्री ऑन कॉस्ट आपको क्लास करवाई जाए। मेरी उससे फाइनल बात हुई नहीं है, शायद 90 से 95% फाइनल हो चुका है, अभी कुछ अधूरा है। मैं उसको जो भी पैसा चार्ज बनेगा या अपना भाईयारी दोस्ती जो भी है वो मेरे जैसे भी आएगा, मैं उससे ना, बहुत बेहतरीन टीचर है भाई, मैं उससे आपको फ्री ऑन कॉस्ट वो क्लास प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना है भाई। कपिल सोलंकी हमारे बहुत अच्छे अजीज मित्र है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसकी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी अपने यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, वीक में 3 4 5 क्लासेस जितनी भी होती है। तो भाई साहब ध्यान से सुनना, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, फ्री ऑन कॉस्ट आपको हरियाणा जीके भी अपने चैनल पे देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप खुश हैं तो इस बात के लिए मुझे है ना कमेंट सेक्शन में लिखना कि आप हरियाणा जीके की क्लास स्टार्ट करवा रहे हैं गुरुजी, तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, क्वेश्चन का आंसर क्या था? तापमान नब्ज और श्वसन क्रिया को कहा जाता है। तो तापमान नब्ज और श्वसन क्रिया को कहा जाता है बेटा वो TPR कहा जाता है। टी का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब तापमान, पी का मतलब होता है बेटा पल्स यानी कि नब्ज, और आर का मतलब होता है रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन। क्या है बेटा? रेस्पिरेटरी श्वसन होता है। क्लियर प्यारे बच्चे? तो बेटा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो नेक्स्ट आता है, ये देखो मैंने लिखा भी है, इसको पढ़ लेना, एक बार पढ़ो, शाबाश, पढ़ो बेटा। हाँ जी, सुनिएगा प्यारे बच्चों, ये हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था अभी, वो क्वेश्चन था तापमान नब्ज और श्वसन क्रिया को क्या बोला? तापमान नब्ज और श्वसन क्रिया को टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेटरी कहा जाता है। देखो टी का मतलब टेम्परेचर होगा, पी का पल्स और रेस्पिरेशन हो गया, श्वसन हो गया। इसका सामान्य मान होता है, ये देखो टेम्परेचर होता है आपको पता ही है 33 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट बोला जाता है। पल्स रेट आपको पता है 72 बार 1 मिनट में प्रति मिनट घूम जो है पल्स हमारी क्या चलती है। उसके बाद हमने बताया रेस्पिरेशन जो होता है बेटा 12 से 20 बार, बेटा जो हम श्वास लेते हैं लगभग ये माना जाता है 12 से 20 बार हम 1 मिनट में श्वास लेते हैं। ठीक है, TPR का उपयोग विशेष रूप से मेडिकल चार्ट के रोगी को महत्वपूर्ण संकेतों को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। आवाज सही आ रही है ना आपको भाई? हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सभी HIV वायरस के संक्रमण के मार्ग है। बेटा HIV फैलने के मार्ग हैं सभी, लेकिन सिवाय मतलब एक ऑप्शन है ऐसा है जो संक्रमण नहीं फैलाता, बाकी सारे ऑप्शन कौन से हैं जो संक्रमण फैलाते हैं? बेटा वो है देखो, यौन संचरण से फैलता है, रक्त संपर्क से फैलता है,
मातृभ्रूण से भी फैलता है। तो बेटा ये है फोमाइट संचरण। कमेंट सेक्शन में आपको बताना कि फोमाइट संचरण होता क्या है, चेक करना है गूगल से और आपको मुझे आंसर देना है। तो बेटा इस क्वेश्चन का आएगा सी आंसर आने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है भाई? सी आने वाला है। एचआईवी वायरस का संक्रमण मातृभ्रूण से, बेटा क्या बोला, मातृभ्रूण संचरण से फैलता है, रक्त के संपर्क में आने से फैलता है, यौन संचरण से भी फैलता है। तो बेटा जबकि फोमाइट संचरण से एचआईवी संचारित नहीं होता है। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी क्लास नंबर आज की 12। आशा और उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। मैं चाहता हूं कि आज की क्लास में मैक्सिमम बच्चे जितने भी हैं वो अपनी क्लास का स्टेटस लगाएं, क्योंकि मैं ग्रुप में डालता हूं। ग्रुप में से आप उठा करके फोटो लगा करके, फोटो सेलेक्ट करके नीचे जो लिखने का जो होता है ना ऑप्शन, इसमें उसमें नीचे लिखा करो, कोई लिंक डाला करो उसमें अपनी क्लास का। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मैं सीपी गोठवाल आज आपसे अलविदा लेता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों।